भाई और बहनों, आज मुझे अयोध्या में आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये इस ऐतिहासिक नगरी जहां हमारे राम भक्तों ने एक लंबी लड़ाई के पश्चात विजय हासिल करते हुए भव्य राम मंदिर बनाने का जो संकल्प लिया था उसको पूरा होने तक अपने काम में जुटे रहे ऐसे राम भक्तों को भी मैं नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेता हूं। साथ ही साथ इस आंदोलन में जो लोग कार सेवा की दृष्टि से आए और जिनकी शहादत हुई, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको भी मैं श्रद्धांजलि देता हूं जब मैं राम मंदिर की बात करता हूं। और ऐसे पावन धरती पर आकर, पावन भूमि पर और पतित पावनी मां सरयू का भी मैं नमन करता हूं, साथ ही इस पावन भूमि को भी मैं नमन करता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि बहुत जल्द और बहुत तीव्र गति से राम मंदिर का काम चल रहा है और हम सब लोगों की जो सदियों से जो इच्छा थी वो पूरा होने जा रही है। लेकिन मित्रों, हम एक राजनीतिक माहौल में यहां पर एकत्र आए हैं। हमें समझना होगा कि यह जो आशाएं थी, आकांक्षाएं थी, जो आज पूरा होते हुए हम सब लोग देख रहे हैं, अपने सामने देख रहे हैं, इसके पीछे एक विचारधारा, उस विचारधारा को देने वाली राजनीतिक ताकत, एक राजनीतिक दल, और उस राजनीतिक दल के साथ लाखों करोड़ों लोग खड़े होकर के उसको साकार करने में अपना योगदान करते रहे, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यहां हम वेद प्रकाश जी के लिए वोट मांगने आए हैं। यह वोट कोई वेद प्रकाश जी को विधायक बनाने का नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम किसी को एमएलए एमपी बनाने नहीं आते। हम एमएलए और एमपी के माध्यम से देश और प्रदेश की तस्वीर बदले, इस काम के लिए हम आते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है। राम जन्मभूमि हमारा लक्ष्य था, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारा लक्ष्य था, भारत की संस्कृति उजागर हो, आगे बढ़े, यह हमारा लक्ष्य था। और इस लक्ष्य का, जिसे हम कहते हैं सिंबल, इसका जो रूप था वो राम जन्मभूमि में निहित था। आज लोग आपसे वोट मांगने आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे, प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है। लेकिन मैं सिर्फ अयोध्या की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। जब वोट मांगने कोई आए तो उनसे जरूर पूछना कि आप किस मुंह से वोट मांगने आए हैं। आप ही थे ना, आपकी सरकार थी ना जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। यह पूछना। जब वोट मांगने आएंगे तो कांग्रेस के लोगों से भी पूछना, हालांकि कांग्रेस अब पूछने लायक भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी पूछना, ये कोर्ट में लटकाना, अटकाना, भटकाना, ये काम तुमने क्यों किया था। और मित्रों, ये याद रखना, आपने राजनीतिक ताकत मोदी जी को 2014 में दी और 2019 में दी। उस राजनीतिक ताकत को लेकर के लल्लू सिंह जी ने अपने ही हाथों से उंगली दबा करके, वोट दे करके तय किया कि अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर भारत अग्रसर होगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए यह ठीक है, एक राजनीतिक वातावरण बनाया गया, यह ठीक है कि कोर्ट का फैसला आया, सर्वसम्मति से आया। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से कौन राजनीतिक दल खड़ा रहा? क्या कांग्रेस खड़ी रही? विरोध की। क्या सपा खड़े रहे? विरोध किए। और आज वोट मांगने के लिए मुझे हंसी भी आती है, आजकल पता लगा अखिलेश जी हनुमान मंदिर गए हैं और घंटी बजा रहे हैं।
अरे अब घंटी बजाने से क्या होगा? अब पछतावत हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? अब क्या मिलेगा? अब घंटी बजाओ जितना बजाना है, टीका लगाओ जितना लगाना है। आजकल मुझे कांग्रेसियों पर भी बड़ी हंसी आती है। ये नेता जिनको आचमन करने नहीं आता, जिनको चरणामृत लेने नहीं आता, वो आजकल चंदन लगा करके भाषण दे रहे हैं। ये सिखाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है, इस बात को भी समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, यह विषय वेद प्रकाश जी का नहीं है, यह विषय लल्लू सिंह जी का नहीं है, यह विषय देश प्रदेश को संभाल कर आगे ले जाने का है। और भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी है, वो विचारों के लिए लड़ती है। आप बताइए, हमारा नारा था कि नहीं था? एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के कार्यकर्ताओं के बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया। एक सपना लेकर के चल रहे थे कि कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो। आपने राजनीतिक ताकत दी, लल्लू सिंह जी को आपने वोट दिया, महेश जी को आपने वोट दिया, ये सांसद बने। इन्होंने अपनी ही उंगली से संसद में जाकर के बटन दबा करके धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये बात भी हमको समझनी चाहिए। और ये सिर्फ धारा 370 समाप्त करना ही नहीं था, 126 से ज्यादा भारत के कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, उनको लागू करने का काम किया। तो वो लल्लू जी और महेश जी ने सबने मिलकर के मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह की रणनीति पर धारा 370 को समाप्त किया। अब सारे कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो रहे हैं, यह भी हमको याद रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 तलाक हटा देना चाहिए, 3 तलाक की कोई जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। किसी राजनीतिक दल में यह ताकत नहीं थी। तुष्टीकरण की राजनीति में दबे हुए थे। तुष्टीकरण के कारण वो इस कानून को लागू करने में उनको दिक्कत आ रही थी। मोदी जी ने 3 तलाक को पार्लियामेंट में वोट के आधार पर समाप्त किया और 13वीं शताब्दी का कानून मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं को आजाद कर दिया। यह भी हमको याद रखना चाहिए। और आपको जानकर के बड़ी आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं है, बांग्लादेश में 3 तलाक लागू नहीं है, अफगानिस्तान में 3 तलाक लागू नहीं है, ईरान में 3 तलाक लागू नहीं है, इराक में 3 तलाक लागू नहीं है, सीरिया में 3 तलाक लागू नहीं है, इंडोनेशिया मुस्लिम बहुतायत देश में 3 तलाक लागू नहीं है। यह हमारा ही देश था जहां 3 तलाक तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के चल रहा था और मोदी जी ने एक झटके में 3 तलाक समाप्त किया, मुस्लिम बहनों को आजाद किया। तो यह भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि हम लोग विचारों के साथ राजनीति करते हैं और हमारी पार्टी विचारों को लेकर के आगे बढ़ती है। और मित्रों, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दृष्टि से देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस तरीके से हमारे काशी विश्वनाथ जी का जीर्णोद्धार और वहां पर जो कार्यक्रम हुआ और कॉरिडोर बना, उस कॉरिडोर के कारण दुनिया भर के भक्तों को अब सीधे गंगा स्नान करके काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के मौका मिलेगा। इसका व्यवस्था भी की तो आदरणीय मोदी जी ने की, यह भी हमको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से चाहे दीपोत्सव हो, चाहे कुंभ का मेला हो, चाहे और भी कार्यक्रम हो, सारे कार्यक्रमों को एक कार्य रूप देने का काम हमारी सरकार ने मोदी जी के आशीर्वाद से और योगी जी ने किया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हम एक ऐसे राजनीतिक दल से आते हैं जो गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, महिला, युवा, बुजुर्ग, इनकी चिंता करने वाली पार्टी है, किसानों की पार्टी है। और मैं पूरे अधिकार के साथ बोल रहा हूं
सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गरीबों की चिंता मोदी जी ने की है, गरीबों की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, योगी जी ने की है। आप बताइए, कोरोना आया, क्या कोरोना के दौरान लॉकडाउन के समय 20 करोड़ बहनों के खाते में 500-500 रुपए पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? महिलाओं का सशक्तिकरण। ये जनधन खाते के बारे में मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे। इस खाते से क्या होगा? इस खाते से यह हुआ कि न पोस्टमैन, न पोस्ट ऑफिस, न मनी ऑर्डर, और लॉकडाउन लगा हुआ था तब भी 20 करोड़ बहनों के खाते में 500-500 रुपए पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। यह भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 2-3 सालों में 1,76,00,000 मकान बने हैं, पक्के मकान। कौन है वो लोग? गरीब लोग हैं। कैसा मकान बना है? अलग शौचालय, अलग रसोई घर, उसमें गैस का कनेक्शन, रहने के लिए अलग घर, अहाता अलग, टेरेस अलग। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घर का मालिक नहीं है, मालकिन इस घर की मालिक है। यह है महिला सशक्तिकरण। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, याद में रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में लगभग 42 लाख घर बने हैं और आपके अयोध्या में 50,000 घर बने हैं पिछले 2-3 सालों में। यह है प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब आदमियों के लिए। और हमारा प्रण है कि इस घर में इस देश में कोई कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबके ऊपर पक्की छत होगी। यह मोदी जी का सपना है, यह गरीबों की पार्टी है। बताइए, इसको पूरा करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? अगर करना है तो वेद प्रकाश जी को लाइसेंस देना है अगले बार के लिए। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी लल्लू जी चर्चा कर रहे थे मेरे स्वास्थ्य मंत्री होने को। मुझे यह खुशी है कि मुझे मोदी जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो काम सौंपा जो दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवर है, आयुष्मान भारत। दुनिया का सारे अमेरिका का चुनाव हेल्थ सिक्योरिटी पर होता है, प्रेसिडेंट का चुनाव हेल्थ सिक्योरिटी पर होता है, यूरोप का चुनाव हेल्थ सिक्योरिटी पर होता है। लेकिन हेल्थ सिक्योरिटी और हेल्थ एश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस देने का काम ये यूरोप के पाश्चात्य देश भी नहीं कर पाए, जो काम मोदी जी ने कर दिया। 130 करोड़ का देश, इसमें 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए, इलाज के लिए हर साल 5 लाख रुपए का इंतजाम किया है। तो मोदी जी ने किया है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। कितना? 5 लाख हर साल। 21-22 में अगर 5 लाख मिला है तो 22-23 में फिर से 5 लाख आपके लिए मोदी जी का तैयार है, इलाज के लिए, गंभीर इलाज के लिए देने की इसकी व्यवस्था है। और योगी जी ने उसमें और जोड़ा, और लोगों को जोड़ा उसमें 5 लाख रुपए का। और किन लोगों को मिला है? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, कूड़ेदान से कूड़ा उठाने वाला, ऐसे गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया है आयुष्मान भारत के तहत। यह भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं जब चुनाव में आता हूं तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, यह वोट किसी व्यक्ति को नहीं, यह विचारधारा को, यह पार्टी को। वह पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो मोदी जी के नेतृत्व में भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए लगी है, और योगी जी को जो उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए लगे हैं। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं बहुत सी योजनाओं के बारे में आपसे गिना सकता हूं। अभी किसान की बात हुई, बहुत लोग किसान नेता बने। आपके उत्तर प्रदेश में भी बहुत लोगों ने होड़ लगाई किसान नेता बनने की। किसान नेता अपने दोस्तों से कहलाया, अपने साथियों से कहलाया, यह है किसान नेता, यह है किसान नेता। लेकिन किसानों के लिए किसी ने उतना नहीं किया जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह मैं डंके की चोट पर बोलना चाहता हूं, पूरी ताकत के साथ बोलना चाहता हूं। आप बताइए, 180 लाख करोड़ रुपए खर्च करके
10 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए देने का इंतजाम और 10 किश्तों में ये 6,000 साल का देना और मैंने कहा 180 लाख करोड़ रुपए देना, ये किसी ने किया है तो 56 इंच के सीने के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है, ये हमको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से यही आपका उत्तर प्रदेश था। देश में 18,000 गांव बिना बिजली के थे और उत्तर प्रदेश में भी बहुत से गांव ऐसे थे जो बिना बिजली के थे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में इस पर भी काम हुआ और हम ये कह सकते हैं कि इस काम के लिए भी सौभाग्य योजना में करोड़ों लोगों को बिजली देने का काम हुआ और उसकी संख्या भी 2 करोड़ 62 लाख घरों को बिजली दी गई, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में 80 लाख घरों को बिजली दी गई, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। उसी तरीके से आज अटल यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो रही है, आयुष यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो रही है। आपके उत्तर प्रदेश में 2014 में जब हम स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो 22-23 करोड़ का प्रदेश और यहां सिर्फ 15 मेडिकल कॉलेज थे। आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में आज 59 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश को दिए गए हैं, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। और मुझे याद है 2016 में मैं यहां आया था, लल्लू सिंह जी सांसद थे, यहां पर मैंने शिलान्यास किया था, शायद उसको अब श्री दशरथ मेडिकल कॉलेज के रूप में, महर्षि दशरथ राष्ट्रीय दशरथ मेडिकल कॉलेज के रूप में उसकी बिल्डिंग बनकर के तैयार हो रही है, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। इस तरीके का काम हुआ है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि नेतृत्व के और पार्टी की दृष्टि से कैसे परिवर्तन आता है इसको समझना चाहिए। क्यों नहीं किसी ने अयोध्या को पूछा? आज अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, दुनिया के किसी भी कोने से आदमी सीधा अयोध्या पहुंचेगा और रामलला के दर्शन करेगा, यह सुविधा भी दी है तो मोदी जी ने दी है, इसको भी हमको समझना चाहिए। आज ये हमारे महेश चंद्र शर्मा जी बैठे हैं, जब मंत्री थे 133 करोड़ रुपए अयोध्या के विकास के लिए इन्होंने दिया है। हर तरीके का विकास हो रहा है। आप बताइए, हर लेन 4 लेन 6 लेन बन रही है कि नहीं बन रही है? बन रही है कि नहीं बन रही है? इसीलिए मैं कहता हूं कि जब वोट देना तो इन बातों को तय, और मैं अयोध्या में वोट मांगने सिर्फ अयोध्या के लिए नहीं आया हूं। आप सब लोग जहां जहां आपके रिश्तेदार हैं, जहां जहां आपके लोग हैं, सब जगह कमल ही खिलना चाहिए, इसके लिए हमको काम करना चाहिए, ये हम ध्यान देंगे। मित्रों, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, हमारे गोरखपुर एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, ये 4 लेन 6 लेन, ये हर तरीके से जो जोड़ने का प्रयास हो रहा है। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं, ये एक्सप्रेसवे नहीं है, ये विकास की गंगा है। याद रखना, ये विकास की गंगा है। इसी के माध्यम से विकास होगा, वह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इस बार का जो बजट आया है, 60 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी प्रमोशन लिंक्ड इंसेंटिव्स के तहत। 20,000 किलोमीटर की सड़क 1 साल में बनेगी, 4 लेन सड़क बनेगी, 25,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च होंगे। बिजली की दृष्टि से लगभग 3 करोड़ 80 लाख लोगों को हर घर से नल से जोड़ने का काम होगा। उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में 80 लाख घर 1 साल में बनेंगे और इस पर 48,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। इस तरीके से बजट का काम हुआ है। आज आपको जानकर खुशी होगी कि योगी जी के 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से 7वें नंबर से छलांग लगा के दूसरे नंबर पर आ गया है। और अब एक बार आपने मौका देना है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा होगा, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके लिए हम काम करेंगे और इसीलिए इन सब कामों के लिए वेद प्रकाश जी का समर्थन होना चाहिए। आज यहां पर 5 साल में 10 नई यूनिवर्सिटीज बनी है उत्तर प्रदेश में, लगभग 77 नए कॉलेजेस खोले गए हैं, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए हैं। इस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, यह भी हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। अयोध्या के विकास के लिए हर तरीके के संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी संकल्प को लेकर के एक बार हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप समर्थन दीजिए। मित्रों,
मैं विकास की तो बहुत कहानियां कह सकता हूं और विकास के बारे में बहुत सी बातें बता सकता हूं, लेकिन मैं यहां पर कुछ समाजवादी पार्टी के बारे में भी बात करना चाहता हूं और आपको उनके बारे में भी कुछ बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि कल जो उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में अपने पूज्य पिताजी को, आदरणीय मुलायम सिंह जी को ले गए, यह अपने आप में संदेश दे देता है कि अखिलेश अब उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अब अपनी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और पूज्य पिताजी को ले जाने का मतलब यह है कि जमीन हिली हुई है, जमीन हिली हुई है। राजनीतिक संदेश होते हैं, इस राजनीतिक संदेश को समझना चाहिए। कल उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले यहां रिजर्वेशन मुसीबत में पड़ जाएगा, यह अखिलेश जी ने कहा, और संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हैं। और यह भी कहा कि झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले, जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ही झूठ बोलता है। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात, आप बताइए ओबीसी को संवैधानिक स्टेटस किसने दिया? आप तो इतने साल से थे, आपके पूज्य पिताजी तो भारत के केंद्र में मंत्री भी रहे, केंद्र की सरकार में भी रहे। कभी ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने में किसने रोका था? क्यों रुके थे कि नरेंद्र मोदी आएंगे और पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक तरीके से उनकी रक्षा की जाएगी और संवैधानिक स्टेटस के साथ ओबीसी कमीशन बनेगा। यह मोदी जी ने करके दिया है। 10 साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया। यह आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग, इनको 10% का आरक्षण देने का भी काम किसी और ने नहीं किया, आजाद भारत में किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए यह कहना कि हम आरक्षण को हटाएंगे, यह इस तरीके से छलावा करके आपके पास, आप बताइए कि यह समाजवादी पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, आप बताइए। हमने तो आपको गिना दिए। और रही बात संविधान की रक्षा की, मैं आपके सामने तीन घटनाएं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक घटना है, और मैं चाहूंगा मीडिया वाले, मैं कई स्थानों पर यह बोल रहा हूं, मेरी बात को पता नहीं क्या कारण है, लेकिन आप इसको उजागर नहीं कर रहे। मेरी बात गलत हो मुझे टोक दीजिए, मेरे खिलाफ मुकदमा चलाइए, लेकिन अगर मेरी बात सच्ची हो तो चुनाव में लोगों को मालूम होना चाहिए कि अखिलेश जी का असल तौर तरीका क्या है और समाजवादी पार्टी कैसे काम करती है। मैं आपके सामने 3 घटनाएं बताना चाहता हूं। एक घटना है 23 नवंबर 2007, नोट कर लीजिए। इस 23 नवंबर 2007 को उत्तर प्रदेश की 3 कचहरियों में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। एक लखनऊ, एक अयोध्या, एक वाराणसी। 3 कोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। उसमें मारे जाने वालों की संख्या 15 थी, घायल होने वालों की संख्या 50 थी। उसकी जिम्मेवारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली, उन्होंने इसकी जिम्मेवारी ली। और साथ में क्या कहा कि दशाश्वमेध घाट पर जो ब्लास्ट हुआ था 23/2/2005 को, जिसमें 7 लोग मारे गए थे और 9 लोग घायल हुए थे, उसकी जिम्मेवारी ली। श्रमजीवी ट्रेन की बम ब्लास्ट जो 28 तारीख को 2005 में हुआ था, जिसमें 13 लोग मारे गए थे, 50 घायल हुए थे, उसकी जिम्मेवारी ली। उसी तरीके से नई दिल्ली के सरोजनी नगर, गोविंदपुरी, पहाड़गंज ब्लास्ट में, जिसमें 62 लोग मारे गए थे और 2210 लोग घायल हुए थे, उसकी जिम्मेवारी उन्होंने ली थी। संकट मोचन वाराणसी ब्लास्ट, जिसमें 101 लोग घायल हुए और 28 लोग मारे गए थे, उसकी जिम्मेवारी ली। मुंबई के लोकल ट्रेन में ब्लास्ट की, जिसमें 209 लोग मारे गए और 706 लोग घायल हुए, उसकी जिम्मेवारी ली। और यहां पर आपके यूपी के एसटीएफ ने पूरी कोशिश की, वो नहीं पकड़ पाए। बाद में एनआईए ने और दिल्ली के क्राइम ब्रांच ने वहां एक व्यक्ति को पकड़ा जिसका नाम था हाकिम तारिक
कासमी, हाकिम तारिक कासमी को पकड़ा और पकड़ने के बाद ये और एक दूसरा नाम था खालिद मुजाहिद, एक आजमगढ़ का रहने वाला था और दूसरा जौनपुर का रहने वाला था। इन दोनों के खिलाफ मुकदमा चला। मुकदमे में ये सारे केस जुड़े जो मैंने पढ़े आपके सामने। अखिलेश जी ने 2012 में बतौर मुख्यमंत्री 26/4/2012 को 15 आतंकवादी केस, जो मैंने अभी केस पढ़े, ये हाकिम तारिक कासमी से और खालिद मुजाहिद से ये केस विड्रॉ कर लिया। ये विड्रॉ कर लिया। और सुनिए, उसके बाद